बहुत समय पहले परिदेश में संजना नाम की एक परी रहती थी। संजना के घर पर आलिया और रोमा नाम की दो नौकरानी परियां काम करती थी। आलिया परी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थी, लेकिन रोमा परी एक धोखेबाज और लालची परी थी। रोमा परी की संजना परी की दौलत पर नजर थी। फिर एक रात रोमा परी संजना परी को जहर देकर मार देती है। फिर अगली सुबह, अरे आलिया, तूने हमारी मालकिन का खून कर दिया। आखिर तूने ये सब क्यों किया? आलिया परी अपने सामने संजना परी की लाश देख हैरान रह जाती है। नहीं नहीं, मैंने मालकिन को नहीं मारा। मुझे नहीं पता मालकिन कैसे मर गई। देख, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कल रात अचानक तुझे दौरा पड़ा था। तूने पास में पड़ी डंडे से संजना मालकिन के सर पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। लेकिन रोमा, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तो रात भर सो रही थी। इस तरह के दौरे ऐसे ही होते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता। देख आलिया, तेरी बात पर परिदेश की पुलिस बिल्कुल यकीन नहीं करेगी और तुझे पकड़कर फांसी पर चढ़ा देगी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे बचा ले रोमा। तू तो जानती है कि मैंने जानबूझकर मालकिन का खून नहीं किया। मेरे कहने से कोई नहीं मानेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। तू सीधा पृथ्वी पर चली जा, वहां छुपकर अपनी जिंदगी जी। तभी तू फांसी से बच पाएगी। और हाँ, अपनी जादुई छड़ी मुझे दे दे, वरना परिदेश की पुलिस जादुई छड़ी से लोकेशन पता करके तुझे पकड़ लेगी। आलिया परी फौरन अपनी जादुई छड़ी रोमा परी को देकर पृथ्वी पर चली जाती है। आलिया के जाते ही रोमा परी संजना परी की तिजोरी में रखी सारी दौलत चुराकर अपने घर ले जाती है और चारों तरफ ये खबर फैला देती है कि आलिया परी संजना परी का खून करके सारी दौलत लेकर भाग गई। दूसरी तरफ पृथ्वी पर पहुंचने के बाद आलिया परी की जिंदगी दुखों से भर जाती है। वो भूखी सड़क पर भटकने लगती है। आलिया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मजबूरी में वो पुराने टॉयलेट में रहने लगती है। दिन में आलिया सड़कों पर भीख मांगकर अपना पेट भरती थी और रात होते ही एक टॉयलेट में सोने चली जाती थी। मेरी अच्छी भली जिंदगी इस तरह दुखों से क्यों भर गई? मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर आखिर मुझे ऐसी सजा क्यों मिल रही है? इस तरह एक दिन आलिया परी सड़क पर लोगों से भीख मांग रही थी। तभी गोगा नाम का एक बुरा आदमी आलिया परी को पकड़ लेता है और उसे बांधकर एक ट्रक में बैठा देता है। तभी आलिया देखती है कि उस ट्रक में और भी गरीब लड़कियां रस्सियों से बंधी थी। गोगा उन सभी लड़कियों को विदेश लोगों के पास बेचने जा रहा था। अब ये बुरा आदमी इन लड़कियों के साथ साथ मुझे भी बेच देगा। पता नहीं मेरी जिंदगी में और कितने दुख लिखे हैं। तभी आसमान से गुजर रही रानी परी की नजर ट्रक में बैठी आलिया परी पर पड़ती है। रानी परी उसे फौरन पहचान जाती है और एक विशाल रूप धारण करके ट्रक के रास्ते में खड़ी हो जाती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से गोगा और ट्रक के ड्राइवर को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है। फिर रानी परी ट्रक में कैद आलिया परी के साथ साथ सभी लड़कियों को आजाद करा देती है। मैं जानती हूँ आप मुझे पकड़कर फांसी पर लटकाने वाली हो, लेकिन मेरा यकीन करिए, मैंने जानबूझकर संजना मालकिन को नहीं मारा। रात को मुझे खतरनाक दौरा पड़ा था और मैंने दौरे में संजना मालकिन का खून कर दिया। क्या कहा? तुम्हें रात में दौरा पड़ता है? हाँ, रोमा ने मुझे बताया था कि मुझे दौरा पड़ा था। उसने मुझे संजना मालकिन का खून करते हुए देखा है। आलिया की बातें सुनकर रानी परी को रोमा परी पर शक होता है और वो फौरन आलिया परी को लेकर रोमा परी के घर पहुंच जाती है। फिर रानी परी
जलती हुई आग के ऊपर रोमा परी को उल्टा लटकाकर उससे पूछताछ करने लगती है। मौत के डर से रोमा परी अपना गुनाह कबूल कर लेती है। इस तरह आलिया परी की बेगुनाही साबित हो जाती है। उसके बाद रानी परी उसे ढेर सारी दौलत देकर रहने के लिए एक अच्छा घर दे देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और आलिया परी अपनी जिंदगी खुशहाली से जीने लगती है। किसी राज्य में रॉबर्ट नाम का एक राजा रहता था। कुछ समय बाद राजा की पत्नी एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म से कुछ देर बाद ही रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा उस बच्ची का नाम सिंड्रेला रखता है, लेकिन सिंड्रेला का रंग बहुत ही काला था। इस वजह से दूसरे लोग उसे कम पसंद करते थे। फिर कुछ समय बाद अपने मंत्रियों की सलाह पर राजा दूसरी शादी कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। फिर राजा की दूसरी पत्नी एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। उसका नाम रोजी था। धीरे धीरे सिंड्रेला और रोजी बड़ी हो जाती हैं। रोजी को अपने रंग रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। साथ ही वो सिंड्रेला के काले रंग का मजाक उड़ाया करती थी। लेकिन काले होने के बावजूद सिंड्रेला स्वभाव से बहुत दयालु और अच्छी थी। वो हमेशा राज्य के गांव में जाकर वहां की गरीब लड़कियों की सहायता किया करती थी। धीरे धीरे उस राज्य के सभी लोग सिंड्रेला के स्वभाव की वजह से उसे पसंद करने लगते हैं। पिताजी सिंड्रेला का उठना बैठना गरीब मामूली लड़कियों के साथ है। इसमें तो राजकुमारी के बिल्कुल गुण नहीं है। इसकी वजह से हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होती है। लेकिन राजा रोजी की बात को नजरअंदाज कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। तुम्हारी बहन बचपन से ही ऐसी है। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। फिर एक दिन रोजी अपने जन्मदिन पर पड़ोस के राज्य से बहुत बड़ी ब्यूटिशियन को बुलाती है। वो ब्यूटिशियन रोजी का मेकअप कर रही थी। तभी सिंड्रेला खिड़की के पास खड़ी होकर रोजी को तैयार होते हुए देखने लगती है। सिंड्रेला, तू मुझे इस तरह घूर क्यों रही है? देख, तू यहाँ से चली जा वरना मुझे तेरी काली नजर लग जाएगी। रोजी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी इस तरह ब्यूटिशियन से अपना मेकअप करवा लूं। नहीं नहीं, ये ब्यूटिशियन सिर्फ सुंदर लड़कियों का मेकअप करती है। तेरे जैसी काली बदसूरत लड़की का मेकअप करवाकर मैं इसका समय बर्बाद नहीं करना चाहती। तू जा यहाँ से। राजकुमारी जी, आपकी ये बहन तो कहीं से भी राजकुमारी नहीं लगती। पता नहीं आपके खानदान में ये कैसे पैदा हो गई। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसकी शक्ल सूरत देखकर तो लगता है इसे किसी नाली के किनारे से उठा कर लाया गया है। अपनी बेइज्जती होते देख सिंड्रेला को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई वहां से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महल की दो नौकरानी आपस में बात कर रही थी। कुछ ही दिनों में हमारे महाराज रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद दोनों राजकुमारियों को गद्दी पर बैठाकर उन दोनों में इस राज्य के 2 हिस्से करके बांट दिया जाएगा। उधर रोजी ये बात सुन लेती है। अरे नहीं, अगर ऐसा हो गया तो सिंड्रेला आधे राज्य की रानी बन जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ही इस पूरे राज्य की रानी बनकर यहाँ राज करूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे सिंड्रेला को रास्ते से हटाना होगा। फिर कुछ दिनों बाद रोजी सिंड्रेला को समुंदर में सैर कराने ले जाती है और मौका देखकर उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है। सिंड्रेला को तैरना नहीं आता था। वो पानी में डूबने लगती है। तभी वहां एक शार्क आकर सिंड्रेला को निगल जाती है।
ये देख रोजी बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये शार्क ने तो मेरा काम आसान कर दिया। उसके बाद रोजी महल जाकर सबको सिंड्रेला की मौत की खबर सुना देती है। राजा अपनी बेटी की मौत पर बहुत दुखी होता है और दूसरी तरफ समुंदर में रहने वाली एक जलपरी की नजर उस शार्क पर पड़ती है। अरे लगता है इस शार्क ने किसी इंसान को निगला है, मुझे फौरन उस इंसान को बचाना होगा। उसके बाद जलपरी शार्क को लाल रंग का जादुई पानी पिला देती है और अगले ही पल शार्क जोर से उल्टी करने लगती है। तभी सिंड्रेला शार्क के मुंह से बाहर निकल आती है। सिंड्रेला जलपरी को अपनी धोखेबाज बहन के बारे में सब बता देती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत महल पहुंचा दूंगी। उधर महल में रोजी को रानी बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी जादुई कालीन पर उड़ती हुई सिंड्रेला महल के अंदर दाखिल हो जाती है। उसके बाद सिंड्रेला अपने पिताजी और सभी दरबारियों को रोजी के बुरे इरादों के बारे में सब बता देती है। सिंड्रेला की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। तुम बहुत बुरी हो रोजी, तुमने लालच में आकर अपनी बहन के साथ धोखा किया है, इसीलिए अब मैं सिंड्रेला को उस पूरे राज्य की रानी बनाऊंगा। उसके बाद राजा सिंड्रेला को उस राज्य की रानी बना देता है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। सिंड्रेला को रानी के रूप में देख राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर सिंड्रेला खुशी से राज करने लगती है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई सैंडल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परी की जादुई सैंडलों की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में कनिका नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। एक दिन कनिका परी का मंगेतर उसे उपहार के तौर पर एक जादुई सैंडल देता है। अगले दिन कनिका परी उस जादुई सैंडल को पहनकर बाहर घूमने चली जाती है। तभी अचानक रास्ते में एक जादूगरनी उसका रास्ता रोक लेती है। अरे वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत सैंडल पहन रखी है, लगता है ये सैंडल जादुई हैं। चल जल्दी से अपनी सैंडल मुझे दे दे, वरना मैं तेरे पंख काट कर तुझे जिंदा जला दूंगी। ये सुनकर कनिका परी घबरा जाती है। देख, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, मैं बहुत ही दुष्ट जादूगरनी हूँ। मैंने कई सारी परियों को जान से मारा है। न कहकर वो जादूगरनी कनिका परी से जबरदस्ती उसके जादुई सैंडल छीनकर वहां से भाग जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? जब ये बात राजीव को पता चलेगी तो वो बहुत नाराज होगा। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह अपने जादुई सैंडल वापस लाने होंगे। इसके बाद कनिका परी उस जादूगरनी को ढूंढने लगती है और चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी राधा नाम की एक लड़की की नजर कनिका परी पर पड़ती है। राधा उस जंगल में बैठकर पेंटिंग बना रही थी। अरे ये परी इस जंगल में क्या कर रही है? राधा कनिका परी को आवाज देकर रोक लेती है और उससे जंगल में आने का कारण पूछने लगती है। तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल एक जादूगरनी मेरी जादुई सैंडल छीनकर भाग गई। मैं उसी जादूगरनी को ढूंढ रही हूँ। मेरे पास मेरी छड़ी भी नहीं है। इसका मतलब ये वही जादूगरनी है जो अक्सर परियों को लूट लेती है। तुम फिक्र मत करो, उस जादूगरनी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये सुनकर कनिका परी की जान में जान आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद दोनों जादूगरनी का घर ढूंढते हुए जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। तभी राधा को जादूगरनी का घर दिखाई देता है। लगता है वो जादूगरनी इसी घर में रहती है। इसके बाद दोनों चुपके से घर की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। ये जादुई सैंडल
तू बहुत ही कमाल की है। कल से मैं इस जादुई सैंडल को पहनकर परिदेश के घरों में चोरी करने जाया करूंगी। जादुई सैंडल की शक्ति से मैं आसानी से भाग जाऊंगी और कोई भी परी मुझे नहीं पकड़ पाएगी। अरे नहीं, इस जादूगरनी के इरादे तो बहुत बुरे हैं। हमें किसी भी तरह जादुई सैंडल को हासिल करना होगा। तभी राधा को एक उपाय सूझता है। वो फौरन अपने थैले में रखे कलर और ब्रश से लड़की की एक सैंडल तैयार कर लेती है, जो हूबहू कनिका परी की सैंडल की तरह दिखती थी। मेरा ये पेन ब्रश जादुई है। तुम अंदर जाकर जादूगरनी को अपनी बातों में उलझाओ। मैं मौका देखकर इस नकली सैंडल को असली सैंडल से बदल दूंगी। इस तरह जादूगरनी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम दोनों जादुई सैंडल लेकर यहाँ से चले जाएंगे। राधा की बात सुनकर कनिका परी जादूगरनी के घर में दाखिल हो जाती है। तू तो बहुत जिद्दी है, जो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक चली आई। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। चल यहाँ से भाग जा, वरना मैं बाकी परियों की तरह तुझे भी जान से मार दूंगी। जादूगरनी कनिका परी को धमकी दे रही थी कि तभी राधा असली जादुई सैंडल को उठाकर उसकी जगह नकली सैंडल रख देती है। लेकिन तभी जादूगरनी की नजर राधा पर पड़ती है। अच्छा, तो तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। चल सीधी तरह सैंडल को वापस रख दे। राधा जल्दी से उन जादुई सैंडलों को पहन लेती है। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी शक्ति से राधा पर हमला कर देती है। लेकिन राधा बहुत होशियार थी। वो जादुई सैंडल की शक्ति से अपने हाथ में एक आईना प्रकट कर लेती है। जादूगरनी की शक्ति उस आईने से टकराकर वापस जादूगरनी के शरीर में जा लगती है। अरे मर गई रे, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इसके बाद राधा जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसके घर को आग लगा देती है। देखते ही देखते उस घर के साथ साथ जादूगरनी भी जलकर राख हो जाती है। फिर राधा जादुई सैंडलों को उतारकर कनिका परी को दे देती है। राधा का शुक्रिया अदा करके कनिका परी वापस अपने परिदेश लौट जाती है। आपने देखा दोस्तों परी के जादुई सैंडलों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले लोग चाहे जितने भी चालाक हो, एक ना एक दिन अच्छाई के सामने हार कर वो लोग अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 2 सीढ़ियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 2 सीढ़ियों की कहानी। बहुत समय पहले ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता था। इस डर से कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन सौम्या और लावण्या नाम के 2 सहेलियां जादुई जंगल में घूमने चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस जंगल की सीमा पर कदम रखती हैं कि तभी उन्हें अपने सामने 2 सीढ़ियां दिखाई देती हैं। अरे यहाँ तो 2 सीढ़ियां हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? नो ये सोच ही रही थी कि तभी उनके सामने एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। तुम्हारे सामने 2 जादुई सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी अच्छाई की है और एक सीढ़ी बुराई की है। तुम दोनों को अपने लिए कोई एक सीढ़ी चुनना होगा। अच्छाई की सीढ़ी पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो तुम्हें अनोखा ज्ञान देगी, ऐसा ज्ञान जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। और बुराई की सीढ़ी चढ़कर जाने पर हमें क्या मिलेगा? बुराई की सीढ़ी पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। इसके पास ढेर सारा खजाना है।
कहो अब तुम दोनों कौन सी सीढ़ी चुनोगी? मैं तो खजाना लेने बुराई की सीढ़ियों पर जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत ही सबसे अहम है। मुझे उस बुढ़िया के बेकार की ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। सौम्या, तुम कौन सी सीढ़ी चढ़ना पसंद करोगी? अच्छाई की सीढ़ी पर जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस तरह दोनों सहेलियां अपनी अपनी सीढ़ियां चुन लेती हैं। सौम्या अच्छाई की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद उसे एक बीमार बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया सौम्या से अपने घर का काम कराने के लिए कहती है। सौम्या खुशी खुशी उस बुढ़िया की मदद करने लगती है। उसके बाद सौम्या से खुश होकर वो बुढ़िया उसे ढेर सारा ज्ञान की बातें बताने लगती है। दूसरी तरफ लावण्या बुराई के सीढ़ी पर चलते हुए एक चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वो चुड़ैल एक पैर से लंगड़ी थी और साथ ही उसकी एक आंख फूटी हुई थी। जानती हूँ तुम यहाँ खजाना लेने आई हो। देखो, इस जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना दफन है। तुम यहाँ खुदाई करके जितना चाहे उतना खजाना ले सकती हो। उससे पहले तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। लावण्या के मन में खजाना हासिल करने का भूत सवार था, इसीलिए वो बिना पढ़े उस कागज पर साइन करके जमीन में खुदाई करना शुरू करती है। लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन अभी तक मुझे खजाना नहीं मिला। सुनते ही चुड़ैल हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। चलो, एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे अपनी एक आंख और एक पैर दे दो। इस एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखा है कि इस जमीन पर खुदाई करने के बदले तू मुझे अपनी एक आंख और पैर देने वाली है। नहीं, मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं, लेकिन तुम्हें इस एग्रीमेंट के बारे में मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। खजाने के लालच के चक्कर में तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, क्योंकि मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ, लेकिन ये सब तेरी लालच की वजह से हुआ है। तुझे एग्रीमेंट पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। लगता है तू भूल गई कि तू बुराई की सीढ़ी पर चढ़कर इस दुनिया में आई है। यहाँ तुझे धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ना कहकर चुड़ैल लावण्या का एक पैर काटकर अपने पैर में लगा लेती है और उसके बाद उसकी एक आंख निकालकर उसकी अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेती है। तुझे बुराई की सीढ़ी पर चढ़ने का सबक मिल चुका है, अब तू यहाँ से चली जा। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सहेलियां वापस सीढ़ी से उतरकर उसी जगह पहुंच जाती हैं, जहां से उन्होंने चढ़ना शुरू किया था। सौम्या पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वही दूसरी तरफ लावण्या अपनी एक टांग और एक आंख गंवाकर पूरी तरह बदसूरत बन चुकी थी। इस तरह दोनों सहेलियों को उनके द्वारा चुने गए सीढ़ियों का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई दो सीढ़ियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के अक्ल पर हावी होकर उसे बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 7 परियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 7 परियों की कहानी। बहुत समय पहले समंदर के टापू पर 7 खूबसूरत परियां रहती थी। एक दिन वो सभी परियां आसमान में सैर कर रही थी कि तभी उन्हें एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। उसे देख सभी परियां उसके पास पहुंच जाती हैं। क्या हुआ लड़की, तुम क्यों रो रही हो?
अरे गांव की लड़कियां एक एक करके गायब हो रही हैं। कल रात को कोई मेरी बहन को उठाकर ले गया। नहीं, ये तो बहुत चिंता की बात है। आखिर इस तरह लड़कियों को कौन उठाकर ले जा रहा है? लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज से हम सातों परियां तुम्हारे गांव की पहरेदारी करेंगी और जल्द ही लड़कियों को उठाकर ले जाने वाले बदमाशों को पकड़कर सभी लड़कियों को आजाद करवा देंगी। इस तरह सभी परियां मिलकर उस गांव की रखवाली करने लगती हैं। फिर रात होते ही राका जादूगर अपने कुछ लोगों के साथ गांव में दाखिल हो जाता है। राका जादूगर गांव के घर में घुसकर वहां से एक लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी सातों परियां उसका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें देख राका जादूगर मुस्कुराने लगता है। अरे ये तो 7 खूबसूरत परियां हैं। अब मैं तुम सबको पकड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा और शैतान को खुश करने के लिए दूसरी लड़कियों के साथ साथ तुम्हारी भी बलि चढ़ा दूंगा। हमारी रहते तू अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। चल सीधी तरह इस लड़की को छोड़ दे, वरना हम परियां मिलकर तुझे जान से मार देंगी। ये सुनते ही जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बेवकूफ परी, तू मुझे नहीं जानती, मैं बहुत ही खतरनाक जादूगर हूँ। कहकर सीता परी जादूगर और उसके आदमियों के ऊपर आग उगलने लगती है। लेकिन जादूगर अपनी शक्ति से वहाँ बारिश करवाकर उस आग को बुझा देता है। अरे नहीं, ये जादूगर तो बहुत ही शक्तिशाली है। तुम चिंता मत करो, मेरे पानी की बौछार से ये बच नहीं पाएगा। चलो मंजू, तुम अपनी बिजलियां मेरे पानी में मिला दो, इससे इस जादूगर को बचने का मौका नहीं मिलेगा। मंजू परी अपने मुंह से जादूगर के ऊपर पानी की बौछार डालने लगती है और तभी मंजू परी अपने मुंह से बिजलियां निकालकर पानी में मिला देती हैं, जिससे जादूगर के आदमी बिजली का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन तभी जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उन बिजलियों को वापस उन परियों के ऊपर डाल देता है और दोनों परियां जमीन पर गिर पड़ती हैं। चलो कमला परी, तुम अपनी तूफानी शक्ति से इन सभी को हवा में उड़ा दो। कमला परी अपने मुंह से तूफानी हवा उगलने लगती है, लेकिन तभी जादूगर अपनी शक्ति से चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे वो तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बहुत तमाशा हो गया, तुम लोगों ने देख लिया ना मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहकर जादूगर सातों परियों को एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है। नहीं, जादूगर ने तो हम सब परियों को कैद कर लिया, जल्दी कुछ करना होगा हमें। विमला परी अपनी शक्ति से अपने साथ साथ दूसरी परियों के शरीर को बहुत छोटा बना देती है और वो सभी आसानी से उस पिंजरे के बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोगों के अंदर ये भी हुनर है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं एक ही बार में तुम लोगों का खेल खत्म कर दूंगा। चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी प्रतिभा परी कहती है, अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है, हम सबकी जादुई छड़ियों को एक साथ मिलाकर इस पर हमला करना होगा। ना कहकर प्रतिभा परी अपनी शक्ति से सातों जादुई छड़ियों को एक साथ जोड़कर एक विशाल छड़ी बना देती है। ये देख जादूगर घबरा जाता है। अरे नहीं, इन परियों ने तो अपनी सभी छड़ियों को मिलाकर एक विशाल छड़ी बना ली, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। इस विशाल छड़ी के डर से जादूगर और उसके आदमी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उस विशाल छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते जादूगर और उसके आदमी जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद सातों परियां जादूगर की गुफा में जाकर वहां कैद सभी लड़कियों को आजाद कर देते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक करके वो सातों परियां अपनी टापू पर वापस लौट जाती हैं। आपने देखा दोस्तों जादुई 7 परियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, वो कभी अच्छाई का मुकाबला नहीं कर सकती। अंत में उसे अच्छाई के सामने घुटने टेक नहीं पड़ते हैं।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।